हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक जो हमारी क्लास होगी, एक मैराथन क्लास होगी। और इस क्लास में हम चैप्टर 1 से लेके, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की जितने भी सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज की क्लास में ही हम पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कितना अध्याय 1 से लेके 4 तक का सभी महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि नहीं आते ही आते हैं, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो हमारी होगी एक मैराथन क्लास की तरह ही होगी। लगभग कम से कम 2 घंटे के टाइम तक चलेगी। तो आप सभी को हमारे साथ 2 घंटे बने रहने हैं, क्योंकि आपके इस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हर बार की तरह मैं इस बार भी बोलूंगी कि पेन और कॉपी तो साथ में लेके बैठना, कि कोई भी ऐसी चीज आपको मिले कि नहीं ये नोट करने लायक है। मैं मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं आपको कि नहीं आप नोट ही करिए, लेकिन आपको लगे कुछ अच्छा कि नहीं नोट करने लायक है तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो पेन और कॉपी को साथ लेके बैठना है। ओके, साथ साथ आपको आंसर देते भी चलना है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। और इसके साथ साथ मैं बोलूंगी कि अभी भी बच्चे, जो कुछ बच्चे हैं जो भी अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, जो भी अभी तक किसी भी बैच से ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में वो भी जैसे वो भी अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो भी टॉप करना चाहते हैं, तो हमारी बैच, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए शिखर बैच से वो ज्वाइन हो सकता है। और शिखर बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा। और इस ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है, ठीक है, तो इस ऐप को डाउनलोड करके वो हमारे बैच से ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम क्लास की ओर। तो क्लास की ओर में सबसे जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। सिंपल एकदम इजी सा क्वेश्चन कि द्विखंडन जिसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ध्यान देना, द्विखंडन को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, या अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा कि क और ब दोनों में। ठीक है, यानी कि क और ख में दोनों में क्या होते हैं, आपके द्विखंडन पाए जाते हैं। आपने चैप्टर 11 में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, और आप चैप्टर 1 में भी पढ़े होंगे अमीबा और पैरामीशियम में, कि देखो एक तो अमीबा की जो बॉडी होती है वो निश्चित नहीं होती। ठीक है, अमीबा का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। इनका जो क्या होता है, इनका जो प्रत्येक बॉडी होती है 2 भाग में टूटता है, और दोनों भाग क्या करता है, एक नए अमीबा का निर्माण करता है। इसी तरह पैरामीशियम भी होता है। पैरामीशियम आप जानते हैं कि पैरामीशियम को हम स्लीपर एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जैसे हमारा स्लीपर पैर का तलवा होता है, तो पैर के तलवे का आकार का होता है। तो जो बाइनरी फ्यूजन होता है, या द्विखंडन जो पाया जाता है, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। तो ऑप्शन नंबर ग या सी आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है। कायिक प्रवर्धन को बोलते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, कायिक प्रवर्धन को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव। तो कायिक प्रबंधन में क्या संभव है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या क और जो ख है वो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका ख होगा, यहाँ पे ब हो गया लेकिन ख होगा, तो या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपके दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, क राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्या सही होगा, क। ठीक है, क हो जाएंगे कि अलैंगिक जनन। आप देखो रिप्रोडक्शन की, जनन की प्रक्रिया पढ़े होंगे, तो जो जनन हमारा होता है वो कितने प्रकार के बच्चे होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, कितने, 2। एक होता है आपका लैंगिक जनन, ठीक है,
एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या होता है, अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन में आपने पढ़ा होगा कि इसमें मेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। और अलैंगिक में आपने पढ़ा होगा या तो मेल भाग लेगा या तो फीमेल भाग लेगा। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी अलैंगिक जनन कहलाती है। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें आपने कायिक प्रवर्धन यानी कायिक भागों में भी विखंडन, जैसे कुछ ऐसे भी हाइड्रा में आप देखे होंगे। हाइड्रा में क्या होता है कि जो बड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और वो बड क्या होता है आगे स्वतंत्र होकर एक नए जीव की क्या करता है, उत्पत्ति होता है, यानी कि पौधे के कायिक भाग से रिप्रोडक्शन की क्रिया। ठीक है, आपने ब्रायोफिल्म की पत्तियां पढ़ी होगी जिसके द्वारा एक नए पौधे का विकास हो जाता है ना। तो इसी तरह जो हमारा कायिक प्रवर्धन में अलैंगिक जनन आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें या तो मेल लेगा या तो फीमेल लेगा। या तो अलैंगिक जनन में कायिक भागों से होने वाले जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो भी क्या होती है, अलैंगिक। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे, क सही हो जाएंगे। लैंगिक जनन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपके दोनों गैमेट भाग लेंगे और क और ख दोनों नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट, जब संतति जनक एकल द्वारा होती है, ठीक है, जब संतति जनक एकल द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जब संतति जनक एकल के द्वारा होती है, एकल का मतलब होता है या तो मेल गैमेट या तो फीमेल गैमेट, यानी कि एक जीव है, ठीक है, कोई एक जीव है, वे जीव या तो नर युग्मक से, ठीक है, या तो नर युग्मक से या तो मादा युग्मक से बन रहे हैं, ठीक है, मादा युग्मक से उसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, कौन सा ऐसा जनन होता है, कौन सी ऐसी क्रिया होती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों क और ख दोनों, या आंतरिक निषेचन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के डेफिनेशन आप बोलते हैं कि ऐसे जनन की प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं या जिसमें नर और या तो मादा भाग के संलयन से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो अलैंगिक जनन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपके ख सही हो जाएंगे कि अलैंगिक जनन, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ख। नेक्स्ट क्या है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, ठीक है, ह्यूमन गैमेट में, ह्यूमन गैमेट्स में किसकी संख्या, क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। आपको पता है कि जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो एक मानव की बात करेंगे, एक विकसित जीव की बात करेंगे तो 26 होती है, ठीक है, कितनी होगी, 26 होती है। लेकिन युग्मकों में आपको पता है कि मेल, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका फीमेल हो जाएगा। तो फीमेल में आपके 23 और मेल में भी आपके क्या होते हैं 23। अब 46 कैसे होंगे, जब इन दोनों का क्या होगा, संलयन होगा तो 46 हो जाएगा। और ये क्या है, यन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2n हो जाएगा। इतनी बातें आपको पता है कि आप जब मानव जनन के चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो मानव जनन वाला चैप्टर आपको ये बताता है कि इसमें कैसे गुणसूत्र का मिलन होता है, यानी कि 23 गुणसूत्र माता के होते हैं और 23 गुणसूत्र पिता के होते हैं। जब मेल दोनों के बीच फ्यूजन होता है तो जो बेबी जन्म लेता है तो उसमें 23 गुणसूत्र माता के पाए जाएंगे और 23 किसके, पिता के। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि जो माता का गुणसूत्र होता है XX होता है, पिता का XY होता है। अगर यहाँ पे हम इसको अलग अलग करेंगे X और Y, अगर देखो अगर पिता अपना क्या देगा, X गुणसूत्र देगा तो XX, और अगर अपना पिता अगर Y गुणसूत्र देगा तो XY। यहाँ पे अगर X गुणसूत्र देता है तो XX और अगर Y गुणसूत्र देता है तो XY। तो यहाँ पे 50% आपके क्या हो जाते हैं, बॉय की चांसेस होती है
और 50% आपकी किसकी, गर्ल के चांसेस होती है। ठीक है, यानी कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आप पढ़ते हैं उसमें डिपेंड किस पे करता है, पिता पे डिपेंड करता है कि वो अपना कौन सा क्रोमोसोम दे रहा है, कि लड़का होगा कि लड़की होगी। और यहाँ पे मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ख, यानी कि 23। अगर यहाँ पे पूछता कि मानव युग्मनज में, ठीक है, युग्मक और युग्मनज में चेंज है, तो अगर यहाँ पे मानव युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती, तो आप क्या बताते, 26 होती। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑटोसोम से गुणसूत्र पूछता कितने जोड़े होते हैं, तो कितने बोलते हैं आप, 22, और कितनी संख्या, तो 44। ओके, नेक्स्ट, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अब अदरक में, ठीक है, जो अदरक होता है, तो अदरक के अंदर जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा, जड़ के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, या बल्ब के द्वारा। ठीक है, तो अदरक, ठीक है, अदरक तो आपने देखा होगा, क्योंकि अदरक का तो भाई संरचना ही कोई फिक्स नहीं होती है। तो अदरक में, ठीक है, अदरक के अंदर आपके क्या पाए जाएंगे, जो राइजोम पाए जाते हैं। ठीक है, जो राइजोम पाया जाता है, तो राइजोम के द्वारा इसमें क्या होगा, कायिक प्रवर्धन यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया हम बोले। ठीक है, यानी कि राइजोम के द्वारा ही क्या होगा, एक नए जीव की, जो एक अदरक की एक नई प्रजाति होगी, क्या होगी, उसकी उत्पत्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसमें क सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है, यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, अगुणित। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, या इनमें से कोई नहीं। सवाल होता है या ब्रायोफाइटा होता है या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो, निम्नांकित में किसके पादप का अगुणित होते, आपको पता है कि कोई भी एक नए जीव की जो उत्पत्ति होती है तो फ्यूजन से होती है। ठीक है, n प्लस करके 2n बनाते हैं, है ना, n प्लस 2n, या 2n बटेंगे तो n में। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा कि आपकी जो पादप का अगुणित होता है, तो ना तो शैवाल, ना तो कवक, ना ही ब्रायोफाइट्स, क्योंकि आपके गैमेट्स होते हैं अगुणित। ठीक है, यहाँ पे पादप बॉडी की बात हो रही है, तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, घ आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, पादप में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है। अब देखो, एम्फीबियन बोलते हैं जिसको उभयस्थानी बोलते हैं। एम्फीबियन क्या होते हैं, आप जो मेढक वर्ग पढ़ा होगा, मेढक आपके क्या होते हैं, एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो मेढक होते हैं उभयचर होते हैं, है ना, क्योंकि ये जल में, थल में, हर एक स्थान पे पाए जाते हैं। आप बारिश के टाइम में आप इसको जमीन पे देखेंगे, कुछ टाइम ही भूमि के अंदर चले जाते हैं, कुछ ऐसा मौसम आता है कि पानी के अंदर रहते हैं। इसीलिए जो मेढक को हम बोलते हैं उभयचर प्राणी, यानी कि एम्फीबियन बोलते हैं। तो पादपों में एम्फीबियन उभय अस्थायी किसके संबंधित है, शैवाल के, ब्रायोफाइट्स के, कवक के, या टेडोफाइट्स के। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ब्रायोफाइट्स के। क्या, ब्रायोफाइट्स। एक चीज क्यों ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं, क्योंकि एक चीज तो आप जितने भी आप ब्रायोफाइट्स देखे होंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आप एग्जांपल किसके लिए, मार्केंसिया की। ठीक है, मार्केंसिया आप सबने देखा होगा ना, ठीक है, मार्केंसिया। अब मार्केंसिया की जो देखो, जो प्लांट बॉडी होती है, इसमें देखो कई सारे ट्यूबर होते हैं, बीच बीच में इसमें क्या होती है, जीमा कप भी होते हैं। तो जो मार्केंसिया होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो किसमें, रूट में, स्टेम में, और लीफ में क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। साथ साथ थैलस लाइक होती है। कैसे होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थैलस लाइक स्ट्रक्चर के साथ रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि इसमें क्या होते हैं, राइजोइड्स भी पाए जाते हैं, रूट भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये ब्रायोफाइट्स आपको मिलते हैं नम भूमि में। ठीक है, नम भूमि, यानी कि जहाँ का प्लेस क्या होगा, छायादार होगा। तो छायादार प्लेस में जहाँ की भूमि क्या होगी, नम होगी, वहां पे आपको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको पुराने मकान पे, ठीक है, आपने जो पुराने मकान देखा होगा, तो पुराने मकान पे भी आपको ये मिलते हैं। प्लस और एक चीज क्या होता है कि इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए
इनमें जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि जब इसमें निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन के लिए, ठीक है, निषेचन के लिए वाटर चाहिए, बिना वाटर के निषेचन नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ये पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी कहलाते हैं। तो पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ब्रायोफाइट से संबंधित होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी का मतलब क्या हो गया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो फीताकृमि नहीं है, केचुआ नहीं है, घरेलू मक्खी नहीं है, जोक नहीं है। इसमें से आपका क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी। केचुआ उभयलिंगी है, फीता उभयलिंगी है, जोक भी आपका उभयलिंगी है, लेकिन आपका जो घरेलू मक्खी होती है ये क्या होती है, आपकी उभयलिंगी नहीं होती, ठीक है, क्या होती है, उभयलिंगी नहीं होती। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग, ठीक है। तो बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम या इनमें से सभी, ठीक है। ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम में या इनमें से सभी। तो देखो, पेनिसिलियम में, पैरामीशियम में आपका कैसा होता है, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। और पेनिसिलियम भी नहीं होता, तो ईस्ट जो होते हैं, ठीक है, ईस्ट को बोलते हैं मशरूम, ठीक है। तो ईस्ट में जो आपके क्या होता है, जो जनन की क्रिया होती है मुकुल के द्वारा, ठीक है। आपने ईस्ट देखा होगा, ये जो ऐसे ईस्ट होते हैं तो धीरे धीरे इस ईस्ट पे बड निकलते हैं और यही बड आगे चल के जो बड लाइक जैसे हाइड्रा में क्रिया होती है, इसी तरह मुकुलन में, ईस्ट में भी मुकुल के द्वारा यानी बडिंग के द्वारा एक नए जीव की या एक नए प्लांट की क्या होती है, उत्पत्ति। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसमें, तो राइट हो जाएगा कि ईस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अंडप्रजक है, अंडप्रजक है यानी कि अंडप्रजक का मतलब हो जाएगा कि अंडे देने वाले, अंडे देने वाले। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो आपके क्या होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी जो होते हैं आपके लार्वा देने वाले होते हैं, जैसे आपने में देखा होगा टेटपुल लार्वा छोड़ते, ठीक है। तो मुर्गी अंडे देती है या सांप देता है या मगरमच्छ या सभी, तो इनमें से सभी क्या करते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि आर, यानी कि सभी, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, हैन भी होगी, स्नैक भी होगा, ठीक है, और क्रोकोडाइल भी होगा। ये सारे क्या होते हैं, अंडे देने वाले जंतु हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अंडे देने वाले। एक चीज आपको ये दिखेगा कि जैसे हमारे ह्यूमन का हार्ट, ठीक है, ह्यूमन का हार्ट 4 कक्षी होता है, इसी तरह मगरमच्छ का हार्ट भी 4 कक्षी होता है, यानी कि इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक लिंगी है। सरसों एक लिंगी होता है, गुड़हल, पपीता या इनमें से कोई नहीं। देखो, तो आपका पपीता क्या होता है, एक लिंगी है, ठीक है, पपीता क्या होती है, एक लिंगी, यानी कि एक ही प्लांट बॉडी पे या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है, एक प्लांट बॉडी पे या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल होगा। तो हम एक कह सकते हैं कि इनमें जो परागण की क्रिया होगी वो कौन सी परागण होगा, स्वपरागण। कौन सा परागण होगा, स्वपरागण। और स्वपरागण को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, क्या होगा, स्वपरागण। स्वपरागण को क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पपीता। अब सरसों जो होता है गुड़हल होता है, ठीक है, सरसों में भी आपने गुड़हल में भी देखा होगा कि जो इसके प्लांट बॉडी होती है, जो फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स में इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, एक ही प्लांट बॉडी को, यानी कि इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। इसमें आपको देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, पुंकेसर भी दिखेंगे, ठीक है, और इसी पे आपको क्या दिखेंगे, वर्तिकाग्र भी दिखेंगे, ठीक है।
तो एक लिंगी कौन होता है? आपका पपीता होता है। नेक्स्ट, पेनिसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर, जूस्पोर या म्यूस्पोर या क और ख दोनों। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम आपको पता है क्या होती है? फंजाई होती है। फंजाई, फंजाई को क्या बोलते हैं? कवक। ठीक है, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक, ठीक है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक, ठीक है, नामक प्रतिजैविक का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो पेनिसिलियम होता है यानी कि जो कवक होते हैं पैरासाइट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, यानी किसी भी जीव पे क्या है? आश्रित है। तो ये किसी न किसी प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? मीटोस्पोर या जूस्पोर या म्यूस्पोर या क और ख दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क और ख, यानी कि मीटोस्पोर और जूस्पोर दोनों क्या करता है? उत्पादित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? घ सही हो जाएगा कि मीटोस्पोर और जूस्पोर। ओके, नेक्स्ट, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित का मतलब होता है 2n यानी कि डिप्लॉयड। तो अंडाणु डिप्लॉयड है, भ्रूणपोष है या युग्मनज है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अंडाणु आपके n है, ये आपके 3n है, ये क्या होते हैं? 2n। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ग, यानी कि जायगोट। क्योंकि जायगोट कैसे? क्योंकि यहाँ पे जायगोट कैसे बन रहा है? यहाँ पे दो युग्मक का समावेश हो रहा है। ठीक है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो 23 ठीक है, और संख्या में n, तो 46 यानी कि क्या हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तो क्या होता है? आपका जायगोट होता है। नेक्स्ट, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस XX या 44 प्लस XY या 46 प्लस XY या 46 प्लस XX। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो अब देखो, मनुष्य में गुणसूत्र, मनुष्य में पुरुष की बात, अगर ह्यूमन गुणसूत्र की बात करते हैं, ह्यूमन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, 46। इसमें पूरे मानव की बात, मादा में 23 होती है और XX होती है। ठीक है, पुरुष में 23 होती है, ठीक है, प्लस XY होती है। लेकिन यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या यानी कि एक विकसित मानव की, या तो जैसे एग्जांपल में मैं लूं फीमेल की, मेरे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मेरे अंदर गुणसूत्रों की अगर संख्या होगी तो हम क्या बोलेंगे? 44 प्लस XX। ठीक है, अब अगर मैं पुरुष की बात करूं तो कितनी होगी? 44 प्लस XY, यानी कि 44, 45, 46। ठीक है, 44, 45, 46 यानी कि बराबर संख्या में 46 और जोड़ी में 20। ठीक है, जोड़ी में कितने हो जाएंगे? 20। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें? ख हो जाएगा कि 44 प्लस XY। क्योंकि देखो, जो महिला होती है उसका जो गुणसूत्र होता है बिल्कुल समान होता है, यानी कि जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं समान होते हैं। लेकिन पुरुष की अगर बात करेंगे तो इसमें 22 क्या होते हैं? ठीक है, 22 क्या होते हैं? XX। ठीक है, और 23 क्या होता है? XY। ठीक है, तो 44 प्लस XY, ये आपके ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे कि 44 प्लस XY। नेक्स्ट, निम्न में कौन से कीट भक्षी पौधे होते हैं? कीट भक्षी पौधे, यानी कि हमने क्या बोला था कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पौधे जो कि हम कहते हैं ना कि सारे जो प्लांट्स होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी कि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन बनाने का कार्य होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्या है? कीट भक्षी है। कीट भक्षी का मतलब क्या हो जाएगा? कि वो परपोषी है, क्योंकि वो दूसरे पे आश्रित हो जा रहे हैं।
तो निम्न में से कौन कौन कीटभक्षी पौधे होते हैं? ड्रोसेरा या नेपेंथिस या कॉर्क दोनों या हाइड्रिला? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ग, यानी कि क और ख दोनों, यानी कि जो ड्रासेरा होता है और नेफेंथिस होता है। ड्रासेरा प्लांट्स और नेफेंथिस प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं? कीटभक्षी होते हैं, यानी कि कीटों को भी ये खाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या एकल कोशिका प्रोटीन है? आप देखो, तो ऑप्शन नंबर इसमें 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आपका देखो क्या होगा? जीवाणु किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में आपका क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और भी बहुत सारे लैक्टोस्पैसिस, कई सारे आपके बैक्टीरिया आते हैं। शैवाल को बोलते हैं एल्गी। ठीक है, तो एल्गी के अंदर क्या आते हैं? क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या आ जाएगा आपका? अमीबा। पैरामीशियम, एकल कोश का प्रोटीन। तो प्रियांस जो होती है, ठीक है, प्रियांस जो होते हैं ये क्या होते हैं? एकल संरचना प्रोटीन होते हैं, यानी कि वायरस से भी छोटे होते हैं। वायरस से एक छोटी संरचना होती है जो क्या होते हैं? प्रियांस होते हैं, जो कि सिर्फ एकल प्रोटीन, एक प्रोटीन से इसका निर्माण हुआ होता है, फिर भी ये रोगजनक होते हैं, यानी कि रोग फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जैसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम आंख से थोड़ी ना देख सकते हैं कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, और बैक्टीरिया और वायरस से भी छोटे आपके प्रियांस होते हैं, जिसमें सिर्फ प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। जैसे एग्जांपल आप क्या बोलते हैं कि जो हमारा वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल, जैसे एग्जाम्पल आपका बोले कि HIV, इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? तो आप क्या होता है? आपका RNA होता, और भी कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, उसी तरह अगर वायरस के अंदर, ठीक है, अगर जो टोबैको, ठीक है, टोबैको TMB, ठीक है, जो टोबैको मैजो वायरस होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो इसमें भी आपका क्या होता है? RNA होता है, वो भी कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रोटीन्स का, ठीक है, किसका बना है? प्रोटीन्स का। तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? का, यानी कि जो क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला आपका क्या होते हैं? एल्गी होते हैं, यानी कि शैवाल होते हैं। और एल्गी क्लोरेला की एक ऐसी क्षमता होती है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिससे कि फोटोसिंथेटिक की क्रिया करते हैं। और प्रकाश, अगर धरती पे अगर प्रकाश संश्लेषण कहीं सबसे ज्यादा किसी में पाया जाता तो किसमें? एल्गी में पाया जाता। ओके, तो ऑप्शन नंबर क। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी, क और ख दोनों। अब निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? यानी कि कुछ ऐसे भी घास है जो उफान मचा देती है, जल में पाया जाते हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी भी उसकी प्रजाति जल में पहुंची तो बहुत ज्यादा क्या करती है? फैलाने का कार्य करती है। तो इसमें जो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे? क और ख दोनों। ठीक है, क और ख दोनों की ट्रापा और हाइड्रिला, ये क्या होते हैं? आपकी जली जंगली घास है। ठीक है, क्या है? जली जंगली। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। नेक्स्ट, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र, तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि जो स्त्री केसर होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर को पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल। तो पिस्टिल जो होता है 3 भागों से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडीकरण द्वारा, परागण द्वारा, इन सभी के द्वारा। अब देखो,
परागण किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। ये चीज आपको ध्यान देनी है। जितने भी एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स होंगे उनमें क्या होगा? परागण की क्रिया। विखंडीकरण आपका अमीबा में, पैरामीशियम में विखंडित। तो मुकुलन को क्या बोलते हैं? बड। ठीक है, बड लाइक क्या बोल सकते हैं? बडिंग। तो ईस्ट में जो प्रजनन की क्रिया होती है यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? मुकुलन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? क सही हो जाएगा कि मुकुलन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। देखो, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से, अब देखो जयांग को क्या बोलते हैं? जो जयांग होता है, अब जयांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गायनोसियम। ठीक है, तो गायनोसियम की इकाई को, ठीक है, गायनोसियम की यूनिट को या इकाई को, ठीक है, इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, या तो इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब जयांग में यानी कि जब गायनोसियम में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, यानी कि यहाँ पे स्त्री केसर की जो संख्या होगी कई सारी संख्या। ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्त्री केसर क्या मिलकर बनाते हैं? जयांग बनाते हैं, और जयांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। तो जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है विक्त युक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे? ख, यानी कि युक्ताप अंडपी, यानी कि ऐसे। ठीक है, कोई भी पार्ट्स है तो यहाँ पे जो स्त्री केसर होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे स्त्री केसर क्या हो जाएंगे? जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका युक्तांडपी, यानी कि युक्त मतलब कि जोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ख सही हो जाएंगे कि युक्तांडपी कहलाती है। नेक्स्ट, टैपेटल कोशिकाएं दर्शाती है, टैपेटल कोशिकाएं दर्शाती हैं। भाई टैपेटल कोशिकाएं क्या दर्शाती हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन या एंडोमाइटोसिस। ठीक है, बहुगुणिता। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग, यानी कि एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, यानी कि अंदर एक समसूत्री जो विभाजन होगा उस समसूत्री विभाजन को टैपेटल की कोशिकाएं दर्शाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा है, नागफनी है, शीशम है या एकेसिया है? तो जलोद्भिद पौधा कौन सा है? इसमें से आपका क्या हो जाएगा? क, यानी कि जो सिंघाड़ा होता है वो क्या है? आपके जलोद्भिद है। ठीक है, सिंघाड़ा कहाँ पाए जाएंगे? जलोद्भिद। नागफनी आपके क्या है? मरुद्भिद है। ठीक है, यानी कि रेगिस्तान वाले भाग में जहाँ पे पानी की कमी हो वहां पे कैक्टस पाए जाते हैं। शीशम आपका क्या है? ये स्थल पे पाए जाते हैं। कब पाए जाएंगे? स्थल पे पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर नहीं तो बहुत ज्यादा क्या होगा? वो नहीं, रेगिस्तान वाला भाग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो सिंघाड़ा होते हैं, सिंघाड़ा आपके क्या होते हैं? जलोद्भिद होते हैं। जलोद्भिद का मतलब क्या हो जाएगा? कि जल में पाए जाने वाले। ठीक है, मरुस्थल रेगिस्तान मरुद्भिद का मतलब कि यानी कि जहाँ पे पानी की कमी हो, जहाँ पे रेगिस्तान रेतीली वाला भाग, जैसे राजस्थान वाला जो भाग होता है आपका क्या है? रेगिस्तान यानी मरुद्भिद भाग। ठीक है, तो नेक्स्ट, पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति, पोलिन जो लेयर होती है वो होती है एक स्तरी, द्विस्तरी, त्रिस्तरी या कई स्तरी। तो जो पराग भित्ति होती है वो कैसी होती है?
तो इसमें 23 का क्या हो जाएगा, ख, यानी कि द्विस्तरीय होती है पराग भित्ति। यानी कि आपने पराग कण देखा होगा, तो पराग कण में आपको दो संरचना दिखी थी, एक को बोलते थे अंतःचोल, अंतःचोल, बाहर को बाह्यचोल, बाह्यचोल, ठीक है, यानी कि एक्साइन और इसको एंटाइन, एक्साइन और एंटाइन। जहां जहां पे स्पोरोलिन एब्सेंट होते हैं उसको बोलते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र, ठीक है। तो बाह्यचोल जो होता है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का, पोलेनिन का। तो जहां पे स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है उस स्थान को बोलते हैं जनन छिद्र। तो पराग भित्ति होती है द्विस्तरीय, एक आपके एक्साइन और एक होती है एंटाइन, यानी कि बाह्यचोल और अंतःचोल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ख सही हो जाएंगे कि क्या होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बैलिस्नेरिया के पुष्प हैं, बैलिस्नेरिया, बैलिस्नेरिया के जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, वायु परागित है, कीट परागित है, जल परागित है या जंतु परागित है। आप देखो परागण की जब क्रिया, ठीक है, जब आपने क्या होगा परागण पढ़ा होगा, तो परागण में मैंने आपको क्या बताया था कि जो परागण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस, ठीक है। तो सेल्फ में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, क्रॉस में आपके क्या क्या आते हैं, वाटर, वाटर, एयर और हीट। हीट में आपके जंतु, गिलहरी, कई सारे के द्वारा क्या होता है परागण की क्रिया होती है। तो बैलिस्नेरिया के पुष्प है वायु परागित है, कीट परागित है, जल परागित है या जंतु परागित है। तो बैलिस्नेरिया के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके जल परागित होते हैं। ध्यान देना कि सैल्विया जो होता है कीट परागण, ठीक है, मक्का जो है आपका वायु परागित, जल परागित क्या है आपकी, जल परागित क्या हो जाएगा, बैलिस्नेरिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ग कि बैलिस्नेरिया जो होते हैं वो जल परागित पुष्प होते हैं, यानी कि इसमें जो परागण की क्रिया होगी वो जल के द्वारा होगी, किसके द्वारा होगी, जल के द्वारा। नेक्स्ट, अनूनमिली परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, अनूनमिली परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है स्वपरागण पर परागण दोनों, सॉरी स्वपरागण या पर परागण या ग में दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का क्या होगा, स्वपरागण। जितने भी अनूनमिली प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है स्वपरागण, यानी कि कौन सी क्रिया, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में आपकी दो चीजें होती है बच्चे, दो क्या, एक आपका सजात पुष्पी, सजात पुष्पी, और एक होता है स्वयुग्मन। सजात पुष्पी में, सजात पुष्प में क्या होगा कि एक पौधा, पौधा एक फ्लावर अलग अलग, ठीक है, पौधा एक होगा, एक पौधा लेकिन फ्लावर अलग अलग। स्वयुग्मन में एक प्लांट्स, ठीक है, एक प्लांट्स और एक ही फ्लावर। तो इसी फ्लावर पे आपके क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों प्रेजेंट। तो अनूनमिली परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, तो जितने भी अनूनमिली परागण वाले पुष्प होते हैं निश्चित रूप से क्या होता है स्वपरागण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, क सही हो जाएंगे कि स्वपरागण। ओके, नेक्स्ट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्या बनता है,
गुरु बीजाणु धानी चला जा गुरु बीजाणु, क्या गुरु बीजाणु लघु बीजाणु। ठीक है, तो मेगा मदर स्पोर सेल। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसके द्वारा आपके बनते क्या है, गुरु बीजाणु। ठीक है, क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर कैसे बनते हैं, मेगा स्पोर आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे जो क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के अंदर ठीक है, इसके अंदर कई सारे क्या होती है, सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, कई सारी सेल्स होती हैं। इसमें से एक सेल क्या करती है, अपने आकार को बढ़ा के अधोस्तरी में क्या हो जाएगी, अधोस्तरी कोशिका में चेंज हो जाएगी। फिर आगे चल के ये प्रोसेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। जो कि इस सारी प्रोसेस आपने आगे पढ़ रखी है कि कैसे गुरु बीजाणु की क्रिया हो रही है, कैसे एक स्पोर का निर्माण हो रहा है। आगे चल के आपको ये भी दिखने को मिलता है कि जैसे लघु बीजाणु में 4 बनते हैं, इसी तरह इसमें भी 4 बनते हैं, लेकिन आपके 3 जो होते हैं क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। 3 क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाते हैं, और इसमें से एक ही क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। अब पुष्पी पादपों में, ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में नर युग्मक का निर्माण, किसका, मेल गैमेट का निर्माण किसके विभाजन से होता है, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो 27 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा, सॉरी 27 का क्या हो जाएगा आपका, ग हो जाएगा कि जनन कोशिका। ठीक है, आपने परागकण में देखा होगा कि एक जनन कोशिका होती है जो कि क्या होती है, पोलन टाइप फट जाती, समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री से 2 गैमेट का निर्माण करती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि जनन कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, प्रारंभिक केंद्र, द्वितीय केंद्र, सहायक कोशिका, क और ख दोनों। तो 28 का क्या होगा, 28 का, तो देखो भ्रूण कोश आपने ये देखा होगा कि ये जो संरचना आपकी क्या होती है, भ्रूण कोश की होती है। इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी किसकी संरचना होती है, ये आपकी क्या होती है, भ्रूण कोश की। ठीक है, किसकी, भ्रूण कोश की संरचना। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, इस सेंट्रल कोशिका को, ठीक है, हमें कहते हैं जो हमारा भ्रूण कोश होता है कैसा होता है, 7 कोश की होता है। क्या होता है, 7 कोश की और 8 केंद्र की, 8 केंद्र की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 3 6 और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, 6 2 8। तो भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका है, तो ये क्या कहलाती है, द्वितीय केंद्रक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि द्वितीय केंद्र। ठीक है, क्या कहलाएगा, द्वितीय केंद्रक। नेक्स्ट, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनके निर्माण में पुष्पासन भी भाग लेते हैं। आपने पुष्प की संरचना में देखा होगा कि जो फ्लावर्स हमारे होते हैं, ठीक है, जो पुष्प होते हैं, पुष्प के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक तो होते हैं सहायक अंग, ठीक है, सहायक अंग, और एक क्या होते हैं, प्राथमिक अंग। अब सहायक अंग आपके क्या क्या होते हैं, सहायक अंग में अगर मैं बात करूंगी तो क्या होते हैं, दल पुंज,
ठीक है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये आपके क्या होते हैं, सहायक अंग। प्राथमिक अंग आपके क्या होते हैं, जयांग और पुमंग। तो पुमंग की इकाई को पुंकेसर, जयांग की इकाई को स्त्रीकेसर। 3 भाग से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। 2 भाग से, ठीक है, कितने भाग से, 2, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता है। तो शरीफा का, सेब का, नारंगी का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेब का। सेब का क्या खाया जाता है, एप्पल। ठीक है, एप्पल का हम क्या करते हैं, पुष्पासन खाते हैं, क्योंकि जब निर्माण होता है तो इसका जो पुष्पासन होता है, ठीक है, ये आप इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन, जिसको बोलते हैं थैलमस। इसी पे पूरे फ्लावर का जो पार्ट्स होता है वो लगे होते हैं, ठीक है, इसी वाले संरचना पे। तो ये क्या खाया जाता है, पुष्पासन क्या करता है, जब सेब का निर्माण होता है तो पुष्पासन भी भाग लेता है। तो निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है, इतनी आपको ध्यान देनी। ठीक है, किसका खाया जाएगा, सेब का। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेब तैयार है, इसी का क्या करते हैं, पुष्पासन खाते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नरयुग्मक से संयोजन कर भ्रूणकी बनाता है। निम्न में से कौन नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणकी बनाता है, निष्कांड, एंटीपोडल, सहायक कोश का द्वितीय केंद्र। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे आपके, घ सही हो जाएंगे। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, सॉरी, क्या हो जाएगा, घ, सहायक कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट, किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन तंत्र में, ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका, रक्त का, और रक्त के साथ साथ किसका, परिवहन तंत्र का। ठीक है, परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का क्या हो जाएगा, मेसोडर्म में रक्त का और परिवहन का उद्भव होता है। ध्यान देना, रक्त का निर्माण और परिवहन कहाँ होता है, उसका उद्भव कहाँ होता है, तो मेसोडर्म में होता है। ठीक है, किसमें, मेसोडर्म में। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, शुक्राणु है, अंडाणु है, युग्मनज है या भ्रूणपोष है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, युग्मनज, यानी कि युग्मनज को क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे n + n 2n होते हैं और संख्या में क्या होते हैं, 26, 23, 23, 26। अंडाणु आपके n, ये आपके 3n, ये आपके n। ठीक है, इन दोनों का जब समावेश होता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो क्या हो जाएगा, युग्मनज। ओके, नेक्स्ट, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पैलिस्टिडा को विभेदित करता है। शुक्राणु, आपने ये पढ़ा होगा कि जो शुक्राणु होता है, यानी कि यहाँ पे ठीक है, जब क्या होता है, देखिए, जब यहाँ पे
इस वाले पार्ट्स में जब मेल और फीमेल जो जाते हैं, जो जायगोट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जब जायगोट का क्या होता है, निर्माण। तो जो शुक्राणु और शुक्राणु किसकी मदद से ज़ोना पैलिस्टिडा को विभेदित करते हैं? आपने अंडाशय की संरचना में बाहर की जो लेयर होती है ज़ोना पैलिस्टिडा होती है, तो किसकी सहायता से वो ज़ोना पैलिस्टिडा के अंदर प्रवेश करते हैं? तो क्रोमोसोम से स्राव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या गर्दन के सेंट्रियोल या क तथा ख दोनों। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें आपका घ से हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का आपका क्या हो जाएगा? क। ठीक है, सॉरी, 33 का क्या हो जाएगा? क, यानी कि क्रोमोसोम से स्राव। आप इस उसका डायग्राम देखी होंगी, ठीक है, जो आपका स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म जो होते हैं आपके कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम के द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं ज़ोना पैलिस्टिडा के अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके? क सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला, ठीक है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, यानी कि उसके पूरे लाइफ साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल की बात हो रही है, किसकी? एक फीमेल की, फीमेल की लाइफ साइकिल की बात हो रही है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो 4000 होती है, 400 होती है, 40 होती है या 365 होती है। तो कितनी होती है? 34 का। तो 34 का जो आपको क्या हो जाएगा? 400। कितनी? 400। अब देखो, आपको मैंने जब चैप्टर आपको में पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि देखो जैसे युग्मक जनन की जो क्रिया होती है, तो युग्मक जनन के दो प्रकार होते हैं, शुक्र जनन और अंड जनन। तो अंड जनन की क्रिया जो लड़कियों में इतनी फास्ट होती है कि वो जन्म से पहले ही जब वो, तो उसमें कितनी होगी? 400। ठीक है, तो पूरे जीवन काल में इसका कितना हो जाएगा? 400 होगा। ठीक है, और हर मंथ में, ठीक है, हर मंथ में कितना होगा? एक मंथ में एक एग का, ठीक है, एक एग का क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, कितने एग का? एक एग का। भले पेयर के फॉर्म में यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, लेकिन दोनों ओवरी से एक साथ दो दो अंडे का ओव्यूलेशन नहीं होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी। एक ओवरी से एक इस मंथ, तो जो दूसरी ओवरी है तो दूसरे मंथ। ठीक है, तो कितने होते हैं? 400 होते हैं। नेक्स्ट, द्विगुणित संरचना है, अंड है, युग्मनज है, क और ख दोनों है या द्वितीय केंद्रक है, तो युग्मनज। ठीक है, नेक्स्ट, सटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में या अग्नाशय ग्रंथि में। तो सटोली कोशिका पाई जाती है। सटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? लीवर में तो पाई नहीं जाती, अग्नाशय में तो पाई नहीं जाती, अंडाशय में तो भाई आपका रक्तवाहिनी और मेडुला ये सारी चीजें होती हैं। तो किसमें? वृषण में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यानी कि ये आपके क्या होते हैं? वृषण कोश, इसके अंदर प्रेजेंट है वृषण, और इसमें क्या होती है? वृषण पालिकाएं। ठीक है, क्या होती है? वृषण पालिकाएं। इस वृषण पालिकाएं के अंदर क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं। तो शुक्र जनन नलिका जो होती है, ठीक है, शुक्र जनन नलिका दो प्रकार की होती है। एक होती है नर जर्म कोशिका, ठीक है, नर जर्म कोशिका। दूसरी होती है सर्टोली कोशिका, ठीक है, सर्टोली कोशिका। ये क्या करेगी? शुक्राणु का निर्माण करती है। ये क्या करेगी? पोषण देने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ख, यानी कि वृषणों में, टेस्टिस में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मानव के थायराइड में, मानव के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में या खरगोश के वृषण में। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा कि मानव मादा के अंडाशय में। देखो, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, यानी कि जो ग्राफियन पुट्टिका होते हैं वो कहाँ? मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफी पुटक ही क्या करते हैं? अंडाशय का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट, गैमेट निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस
या म्यूसाइट्स। तो 38 का क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, दूसरा होता है oogenesis, इसको अंडजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे आपके क, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भाशय किससे संबंधित है। भाई यूट्रस जो होता है वो किससे संबंधित होता है, नर जनन तंत्र से या मादा या स्त्री जनन तंत्र से या पादप जनन तंत्र से या इनमें से सभी या इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से, ठीक है, क्योंकि मादा स्त्री जनन तंत्र के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके गर्भाशय होते हैं, जो नाशपाती की, ठीक है, उल्टे नाशपाती के आकार के होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, गर्भाशय। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ख सही हो जाएंगे कि उल्टे गर्भाशय, सॉरी मादा या स्त्री जनन तंत्र से। नेक्स्ट, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये टोपी नुमा जो संरचना होती है उसमें उसमें एक टोपी नुमा जो संरचना पाई जाती है, इस टोपी नुमा वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो इस संरचना को बच्चे क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम। तो आपका जो 40 का आंसर हो जाएगा उसको क्या होगा आपका 40 का क, यानी कि एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम के द्वारा इनमें एंजाइम स्रावित होते हैं और यही एंजाइम क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा में अंडे के अंदर जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है वहां पे ये लेयर है, यहाँ पे जो लेयर होगी जोना पेलुसिडा की, तो इसमें क्या करेंगे, घुसने का, ठीक है, यहाँ से भेदने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। अब किसके हेल्प से, एंजाइम की मदद से। अगर इसमें एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है, देखो सबसे पहले जोना पेलुसिडा और इसके बाहर एक कोरोना रेडिएटा होती है, ठीक है। तो जैसे ही दोनों ये यहाँ पे कोरोना रेडिएटा को, यहाँ पे जो जोना पेलुसिडा होती है यहाँ पे होती है ग्राही, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ग्राही। तो यहाँ पे तो मिलियन की संख्या में आते हैं, ठीक है, पहले तो मिलियन की संख्या में आते हैं, लेकिन ये हजारों की संख्या में जो ये एम्पुला है, एम्पुला में जो अंडाशय है इसकी तरह चारों तरफ घुसने का कार्य करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे जो जोना पेलुसिडा होते हैं यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर ग्राही। अगर यहाँ पे एक मेल गैमेट कोरोना रेडिएटा को भेजते हुए जोना पेलुसिडा में अगर प्रवेश किया तो ये जो अपने रासायनिक पदार्थ को जोना पेलुसिडा छोड़ती है उसको छोड़ना बंद कर देती है, जिससे कि बाकी के जो मेल गैमेट है वो बाहर ही रह जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इनकी जो टोपी वाली नुमैक संरचना होती है, इस टोपी वाली संरचना को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्रोसोम। नेक्स्ट, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, मानव में जो प्लेसेंटा, ठीक है, किसका निर्माण, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को ही क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। तो एम्नियन द्वारा या एलेंटेस द्वारा या कैरियन द्वारा या कैरियन तथा एलेंटेस द्वारा, यानी दोनों के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, कैरियन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कैरियन के द्वारा। इसमें कैरियन क्या होती है, जब आप ब्लास्टोसिस्ट की संरचना, तो ब्लास्टोसिस्ट की संरचना में जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट ये दो भाग में चेंज होते हैं, एक एपीब्लास्ट में, एक एपीब्लास्ट और दूसरा हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट क्या करता है, कैरियन, ठीक है, हाइपोब्लास्ट क्या करेगा, कैरियन बिलाई बनाता है। तो कैरियन बिलाई के बाद उसमें अपरा का निर्माण होता है। वो अपरा क्या करता है, जब यहाँ पे
एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म का जब निर्माण हो जाएगा, जब धीरे धीरे वो भ्रूण का विकास होते जाएगा, तो यही प्लेसेंटा क्या करेगा, इसको पोषण प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पोषण देगा, पोषण देने के साथ साथ ऑक्सीजन देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। बाकी जो माता के द्वारा जो भ्रूण है इस पोषण को लिया होगा, तो इसके भी जो वेस्ट यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थ होंगे इस अपरा के द्वारा ही क्या हो जाएंगे, बाहर छोड़े जाएंगे। अब बाहर छोड़े कैसे जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा भ्रूण होता है, भ्रूण से ये होती है हमारी अपरा। ठीक है, अपरा से क्या होता है, इसके द्वारा जुड़ी होती है जो माता की रक्त वाहिनी होती है, वो भ्रूण से जो अपरा होता है, अपरा से होते हुए भ्रूण से लगी हुई होती है। ठीक है, तो इससे रक्त वाहिनी के द्वारा इसमें पोषण भी आएंगे, ऑक्सीजन गैस भी आएगी, प्लस इसी के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको बाहर छोड़ा जाएगा, और इसी रक्त वाहिनी से के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अपरा के इतने सारे कार्य होते हैं। तो मनुष्य में अपरा का जो निर्माण होता है वो कैरियन के द्वारा होता है। ठीक है, अब एमनियन द्वारा क्या है, तो एमनियन एक जो भ्रूण का एमनियोटिक द्रव्य होता है, जिसके द्वारा इस भ्रूण का लिंग की जांच की जाती है, प्लस प्लस इसके साथ इसमें जो जेनेटिक विकार होते हैं, ठीक है, जो आनुवंशिक विकार है, जो भ्रूण है अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है लेकिन वो किसी भी आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए एमनियोटिक द्रव्य के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके ग। नेक्स्ट, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एलेंटेस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में या पेरिटोनियल गुहा में। ठीक है, तो 22 का जो होता है वो क्या हो गया, एमनियोटिक गुहा में, क्योंकि जैसे ही प्रसव की क्रिया हुई, ठीक है, प्रसव की क्रिया को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो जैसे ही बेबी का जन्म हुआ, बेबी के जन्म के कुछ घंटों के बाद ये जो होती है एमनियोटिक गुहा, क्योंकि जो भ्रूण होता है ये गुहा में कवर रहता है। ठीक है, एक पतली झिल्ली नुमा गुहा होती है, उस गुहा को बोलते हैं एमनियोटिक गुहा। तो इस एमनियोटिक गुहा में बंद रहता है, और जो अपरा होती है, दोनों क्या होते हैं, कुछ प्रसव के कुछ टाइम बाद ये दोनों भी क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, यानी कि मादा शरीर से बाहर आते हैं। ठीक है, अपरा और एमनियोटिक गुहा दोनों। ठीक है, तो मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। तो मानव भ्रूण जो सुरक्षित रहता है वो 9 माह तक अगर गर्भाशय में सुरक्षित है, गर्भाशय में कहा, मायोमेट्रियम के अंदर रोपित हो रहा है, लेकिन इसकी भी एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक गुहा। तो जब तक उसका जन्म नहीं हो रहा है तब तक उस एमनियोटिक गुहा के अंदर में ही क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। अब गर्भाशय के अंदर में कौन प्रत्यारोपित होता है, मारुला होता है, गैस्ट्रुला, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। देखो, जब हमने क्लीवेज पढ़ा था तो क्लीवेज में हम ये देखते हैं कि जो क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज से 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो 2 से लेके 8 तक की जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरक खंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरक खंड बोलते हैं। इनकी क्या होती है, संरचना जो होती है थोड़ी सी गोल गोल होती जाती है, लेकिन 8 से 16 वाली जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको बोलते हैं मारुला। क्या बोलते हैं, मारुला, या तो उसको तूतक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तूतक, क्योंकि एक ठोस गेंदे की जैसे एक संरचना को ये बना लेते हैं। फिर 16 से लेके जो 32 वाली अवस्था होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। यह ब्लास्टुला जो होता है, जो 32 कोशिकी वाला समूह होता है, 32 कोशिकाओं का बनी एक संरचना होती है, ये अपने आकार में चेंज कर लेता है। चेंज करने के बाद इसमें क्या हो जाता है, कुछ कोशिकाएं साइड में आ जाएंगी। ठीक है, जो इसकी कुछ कोशिकाएं होती है वो कहाँ जाती हैं, साइड में, और कुछ कोशिकाएं जो होती है इसके बीच में आ जाती है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे गुहा बचती है। तो ये चेंज किसमें हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। तो इसी ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि रोपण का कार्य होता है। ये कहाँ प्रत्यारोपित होते हैं, मायोमेट्रियम, यानी कि एंड्रोमेट्रियम के अंदर जो मायोमेट्रियम की लेयर यानी कि मध्य गर्भाशयी होता है, तो मध्य गर्भाशयी में इसका क्या होता है, रोपण होता है। अब गैस्ट्रुलेशन क्या है, अब देखो, ब्लास्टोसिस्ट के पहले का मारुला हो गया, तो मारुला का रोपण तो होगा नहीं, रोपण किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का। अब युग्मनज कैसे बने, तो मारुला के पहले की घटना है। ठीक है,
अब गैस्ट्रुला क्या है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का क्या हुआ, रोपण हुआ, ठीक है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट रोपण होगा तो ये रोपण होने के बाद इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है ये वापस से दोबारा से क्या कर देगी, समसूत्र विभाजन कर देगी। समसूत्र विभाजन से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ से गैस्ट्रुलेशन में भ्रूण का परिवर्धन होने लगेगा। गैस्ट्रुलेशन को क्या बोलते हैं, भ्रूणी परिवर्तन, यानी कि भ्रूण में का परिवर्तन होगा, सेल का विकास होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का विकास होगा, हाथ पैर हेड बाल ये सारी चीजों का क्या होगा, विकास होगा। तो ये किसकी आवाज आएगा, गैस्ट्रुला में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके घ सही हो जाएंगे कि ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट, कैप्सटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है अधिवृषण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में या वृषण जालिका में। देखो कैप्सटेशन एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो होती है, ठीक है। तो मादा जनन मार्ग में, ठीक है, मादा के जनन मार्ग में एक प्राकृतिक जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं कैप्सटेशन, ठीक है। तो कहाँ पे होती है, कैप्सटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो कि मादा जनन मार्ग में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ख। नेक्स्ट, निषेचन आंतरिक होता है तारा मछलियों में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में या उभयचर में। तो आंतरिक निषेचन, देखो निषेचन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जो जीव होते हैं जिसमें निषेचन की क्रिया बाहर यानी कि शरीर के बाहर होती है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, ठीक है। तो तारा, शार्क, हड्डी या उभयचर में, ठीक है। तो 45 का जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका, शार्क में, ठीक है। शार्क में क्या होगा, निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि आंतरिक यानी कि मादा शरीर के, ठीक है, मादा शरीर के कहाँ होगा, अंदर होगा, ठीक है, मादा शरीर के अंदर। तो मादा शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। अगर यही मादा शरीर के कहाँ होता, बाहर होता, तो इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो शरीर के बाहर निषेचन होता है, निषेचन जरूर हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें शरीर के बाहर होता है और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो शरीर के अंदर होता है। तो शार्क जो मछली होती है इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो शरीर के अंदर होता है, तारा मछली में शरीर के बाहर, हड्डीदार मछलियों में शरीर के बाहर, उभयचर में भी शरीर के बाहर। नेक्स्ट, मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, भ्रूण का जो पहला संकेत वो क्या है, भ्रूण के आंदोलन या स्टेथोक द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर या अंगों का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ख, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, ठीक है। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसमें ख हो जाएंगे, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर जो जो मानव भ्रूण की बढ़ रही जो संख्या है उसका संकेत है, ठीक है। सहेली क्या है, देखो एक मेडिसिन आती है, यानी कि सहेली क्या है, तो गर्भधारण की मुख्य गोली, नॉन स्टेरॉइड गोली या मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक या क तथा ग दोनों। तो क्या होगा, ख तथा ग दोनों, यानी कि देखो ये क्या होती है, नॉन स्टेरॉइड गोली होती है, ठीक है। साथ साथ क्या होती है, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक होती है, यानी कि एक ऐसी गोली होती है, देखो चैप्टर 4 में आपका दिया होगा जो निरोध, ठीक है, गर्भ निरोध। तो गर्भ निरोध की कुछ प्राकृतिक विधियां होती हैं और कुछ रासायनिक विधियां होती है। तो आपकी ये क्या है, रासायनिक विधि है, ठीक है। क्या है आपकी रासायनिक विधि में आएगा कि कुछ ऐसे मेडिसिन है जो क्या है, नॉन स्टेरॉइड है, ठीक है, क्या है, नॉन स्टेरॉइड है। और नॉन स्टेरॉइड के साथ साथ मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, यानी कि एक ऐसी दवा जो मुख के द्वारा ली जाने वाली ये दवा होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके घ, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है, गर्भाशय के अंदर यहाँ पे ठीक है, यहाँ के अंदर जो इस
कापटी, ठीक है, तांबे की तार जैसी संरचना जो होती है ये लगाई जाती है, तो इसके क्या होते हैं, ठीक है। तो शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, यानी कि जो यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करेगा तो इसकी जो निषेचन की क्षमता होगी, इस निषेचन की क्षमता में क्या करेगा, कमी करेगा। या गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, यानी कि यहाँ पे कॉपर आयन के प्रेजेंट होने की वजह से जैसे यहाँ पे स्पर्म पहुंचे तो ये जो कॉपर आयन होंगे वो क्या करेंगे, भक्षण करने का कार्य करेंगे। या शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, या उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा, ग, यानी कि शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। अब यहाँ से देखो, यहाँ बहुत ज्यादा फास्ट भागेंगे और जैसे यहाँ पे ये कापट्टी का यूज है तो यहाँ पे इनकी जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि गति क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। अवरुद्ध होने के बाद यहाँ से आगे प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे और यहाँ पे जो निषेचन क्रिया होती है यहाँ पे, तो यहाँ से जब ये अवरुद्ध हुए तो यहाँ तक के आने में इनको यहाँ प्रवेश ही नहीं करेंगे, यहीं तक क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, उपयुक्त में से सभी कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में भी कमी होगी, प्लस गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु और शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी कमी, ठीक है। नेक्स्ट, परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें, एक होता है परख नली शिशु जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं, यानी कि जो ओविडक्ट होते हैं, ठीक है, ओविडक्ट से क्या लिया जाएगा, जायगोट लिया जाएगा। इस जायगोट को क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, फिर संवर्धित करने के बाद इसको रोपित किया जाएगा, कहाँ पे, गर्भाशय के अंदर, ठीक है। कहाँ, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय में कहाँ, मायोमेट्रियम में। दूसरा, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, या तो इसमें से एक को लेते हैं फिर इसको निषेचित करते हैं, निषेचित करने के बाद जायगोट बना, जायगोट के बाद क्लीवेज भी हुआ, क्लीवेज होने के बाद इसको क्या करते हैं, रोपित करते हैं। क्या, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परख नली में होता है। या तो यहाँ पे यानी कि शरीर के अंदर, ठीक है, मादा शरीर के अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों का क्या हुआ, संलयन होता है और युग्मनज का विकास परख नली में होता है, ठीक है। और थर्ड क्या, उपयुक्त, फोर्थ क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परख नली शिशु एक तकनीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा, ख होगा कि अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, यानी कि जो परख नली शिशु का यूज तब किया जाता है उस कंडीशन में जिसमें या तो अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है, या तो उसका जो एम्पुला वाला पथ है, जो तुम्बिका है, तुम्बिका में कोई प्रॉब्लम्स है, या निषेचन योग्य जो वातावरण है वो वातावरण को नहीं दे सकते, इसलिए परख नली, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों को एक ट्यूब में लिया जाता है। अब दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को क्या किया गया, इस ट्यूब में लिया गया। अब इसमें क्या बनाया गया, जायगोट। अब इस जायगोट को कहाँ रोपित किया जाएगा, ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट में कहाँ, एम्पुला के पास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ख। लास्ट, कापटी रोकता है निषेचन को, अंडजनन को, यूटोरस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को, या रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो जो कापटी होता है वो रोकता है, किसको रोकता है, तो अंडजनन, निषेचन को, ठीक है। क्या हो जाएगा, का, यानी कि जो कापटी होगा वो किसको रोकेगा, निषेचन को। अंडजनन की जो क्रिया है भाई ये तो आपके गैमेटोजेनेसिस में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आपका कापटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या, यूट्रस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को। अब यूट्रस की जो दीवार है यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, एम्ब्रियो आपका बन कहाँ रहा है, पहले एम्पुला में, तुम्बिका में जायगोट बना, जायगोट से तुरंत बाद क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज होने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट वाला, ब्लास्टुला से जो 32 कोशिका वाला कोशिकाओं का समूह ब्लास्टुला है वो अपने आकार में चेंज करके ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जा रहा है। अब इसी ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पे क्या होता है, रोपण होता है, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव डक्ट है वहां पे इसका रुकावट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आपका अलग पार्ट है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो होता है, ओविडक्ट जो होता है वो आपका अंडाशय और ओवरी को जोड़ने की एक संरचना होती है, ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है। जैसे
स्टिग्मा और ओवरी को जो बाइंड करने का कार्य स्टाइल करता है, इसी तरह ओविडक्ट जो होता है वो ओवरी और गर्भाशय को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। और उसका एक और भी कार्य होता है कि वहां पे निषेचन भी होता है और प्लस क्लीवेज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, निषेचन को रोकेगा। निषेचन को कैसे रोका, क्योंकि वहां पे जब इस कॉपर टीका गर्भाशय के अंदर यूज हो जाएगा तो इसके जो मेल गैमीट होगा इस कॉपर टी को पार करके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, इसका भी क्या हो गया क। और ये कैसी तापी मोचक होती है। टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना ही होती है कैसी होती है, टी आकार की होती है। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।